नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के नए भवन का लोकार्पण करेंगे। सरकार ने छोटे शहरों में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए चुनौती प्रतियोगिता शुरू की। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के जम्मू, कटरा और सांबा में 3 बांस क्लस्टर विकसित करेगी। झारखंड सरकार ने कोरोना कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर वर्ष 2020 के राष्ट्रीय खेल और साहसिक कार्य पुरस्कार प्रदान करेंगे। और अगस्त में पिछले 44 वर्षों में सर्वाधिक बारिश दर्ज की गई। समाचार प्रभात के इस अंक में अपने सहयोगी आनंद श्रीवास्तव के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झांसी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कॉलेज और प्रशासनिक भवन का उद्घाटन करेंगे। झांसी में स्थित ये विश्वविद्यालय बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान है। इस विश्वविद्यालय में पहला शैक्षणिक सत्र 2014-15 में शुरू हुआ था। वहां कृषि बागवानी और वानिकी में स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा दी जाती है। अभी विश्वविद्यालय का मुख्य भवन तैयार हो रहा है, इसलिए इसे झांसी के भारतीय चरागाह और चारा अनुसंधान संस्थान से संचालित किया जा रहा है। आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से बातचीत भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की पहल से एक बड़ा बदलाव आया है और ये गरीबी उन्मूलन के लिए एक आधार है। योजना से करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचा है। जन धन योजना के 6 साल पूरा होने के मौके पर कल श्री मोदी ने कहा कि उन लोगों के लिए ये योजना शुरू की गई थी जिनके बैंक में खाते नहीं थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे लाभान्वित होने वालों में अधिकतर संख्या ग्रामीणों और महिलाओं की है। श्री मोदी ने इस योजना को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास करने वालों की भी सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने योजना को जन केंद्रित आर्थिक पहलों की आधारशिला बताया है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत बैंक खाता धारकों की 63% संख्या उन लोगों की है जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं। श्री जावड़ेकर ने कहा कि इस योजना के शुरू होने से लेकर अब तक 40 करोड़ से भी अधिक बैंक खाते खोले गए हैं। गुजरात में प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत करीब 1 करोड़ 55 लाख लाभार्थी हैं। ये वित्तीय समावेशी कार्यक्रम अगस्त 2014 में शुरू किया गया था। इस जनधन योजना खातों में 5,814 करोड़ रुपए जमा हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1 करोड़ 24 लाख से अधिक रुपे कार्ड भी जारी किए गए हैं। गुजरात के सभी जिलों में 100% लक्षित घरों को प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। कच्छ जिले में करीब 6,03,000 जनधन खाते हैं। कच्छ जिला लीड बैंक मैनेजर संजय कुमार सिन्हा ने कहा, हमारे कच्छ डिस्ट्रिक्ट में भी इसका काफी अच्छा प्रोग्रेस है। टोटल कच्छ डिस्ट्रिक्ट में प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट है नियर अबाउट 6,03,000। अभी कोविड-19 के समय जनधन योजना में जो महिलाओं का खाता था उसमें 3 महीने तक हर एक महीने में 500-500 रुपया आया। उसमें भी नियर अबाउट 40% अकाउंट जो है वो महिलाओं का अकाउंट है और वो महिलाओं के अकाउंट में 500 रुपये 3 महीने में आया। श्री सिन्हा ने कहा कि जनधन खाता धारकों को रुपे कार्ड सक्रिय कराने पर भी विशेष लाभ मिलते हैं। इसके साथ साथ एक रुपे कार्ड इसमें इशू किया जाता है इस अकाउंट में और उस रुपे कार्ड पे इंश्योरेंस का स्कीम है 2 लाख तक का एक्सीडेंटल डेथ पे और नेचुरल डेथ पे 30,000 का है। वो लोगों को नहीं मालूम है तो वो लोग रुपे कार्ड अपने बैंक से लें और रुपे कार्ड को एक्टिवेट करें। इस स्कीम का फायदा लेने के लिए 45 डेज में एक बार नॉन फाइनेंशियल या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कार्ड के थ्रू होना चाहिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसमें मिनिमम बैलेंस का कोई लिमिट नहीं है। आप 0 बैलेंस से भी अकाउंट खोल सकते हैं। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। आवासन और शहरी कार्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने रेहड़ी पटरी और फेरी वालों के लिए प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत प्रधानमंत्री स्वनिधि ऑनलाइन डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। डैशबोर्ड के माध्यम से शहर स्तर पर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की निगरानी की जा सकेगी और इससे संबंधित जानकारियां एक ही स्थान पर हासिल की जा सकेंगी।
इस साल 2 जुलाई को प्रधानमंत्री स्वनिधि पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत के बाद से विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 7,15,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1,70,000 को मंजूरी दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत इस साल 1 जून को हुई थी। इसका उद्देश्य लॉकडाउन की वजह से प्रभावित रेहड़ी पटरी और फेरी वालों को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने के लिए उचित ब्याज दर पर कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराना है। योजना के अंतर्गत इस तरह के छोटे दुकानदार 10,000 रुपए तक के कार्यशील पूंजी ऋण ले सकते हैं, जिन्हें 1 साल के अंदर मासिक किस्तों में चुकाया जा सकता है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण सचिव सुधांशु पांडे की अध्यक्षता में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के बारे में विभाग की अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना की समीक्षा की गई। बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समन्वित प्रबंधन के कार्यक्रम के तहत संचालित की जा रही इस योजना के विस्तार को मंजूरी दी गई। योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्य को जारी रखने और इसमें सुधार सुनिश्चित करके मार्च 2021 के बाद भी इसका विस्तार करने पर विचार किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने देश के टियर 2 स्तर के शहरों में स्टार्टअप्स और सॉफ्टवेयर उत्पादों को खासतौर पर बढ़ावा देने के लिए चुनौती नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता की शुरुआत की है। सरकार ने इस संबंध में 3 साल के कार्यक्रम के लिए 95 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके अंतर्गत खासतौर पर चुने गए इलाकों में 3,000 स्टार्टअप्स का पता लगाया जाएगा और उन्हें 25 लाख रुपए तक की प्रारंभिक पूंजी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मंत्रालय ने कहा है कि चुनौती प्रतियोगिता से चयनित स्टार्टअप्स को सरकार की तरफ से हर तरह की सहायता दी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने नई खोज करने वाले युवा और प्रतिभाशाली नौजवानों से चुनौती प्रतियोगिता में भाग लेकर नए उत्पादों तथा ऐप्स का विकास करने और सरकारी सुविधाओं का फायदा उठाने का आग्रह किया। श्री रविशंकर प्रसाद ने इस अवसर पर बिहार के मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना टेक्नोलॉजी संस्थान के डिजिटल और कौशल प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला भी रखी। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में बांस की टोकरियां, अगरबत्ती और बांस का कोयला बनाने के लिए जम्मू, कटरा और सांबा में 3 बांस क्लस्टरों का विकास किया जाएगा। प्रदेश में बांस उद्योग से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास तथा उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद डॉ जितेंद्र प्रसाद ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि इससे करीब 25,000 लोगों को बांस से संबंधित उद्योगों में प्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर मिलेंगे। डॉ सिंह ने कहा कि जम्मू के पास घाटी में स्थापित किए जा रहे बांस के मेगा औद्योगिक पार्क के अलावा इस क्षेत्र में बांस संबंधी टेक्नोलॉजी विकास केंद्र की भी स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय का एक दल बहुत जल्द जम्मू का दौरा करेगा और क्षेत्र में बांस उगाने का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की संभावनाओं का पता लगाएगा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 21 अगस्त को समाप्त हुए सप्ताह में लगभग 2 अरब 29 करोड़ 60 लाख डॉलर बढ़कर करीब 5 खरब 37 अरब 54 करोड़ 80 लाख डॉलर पर पहुंच गया है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 7 अगस्त को समाप्त हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 3 अरब 62 करोड़ 30 लाख डॉलर बढ़कर 5 खरब 38 अरब 19 करोड़ 10 लाख डॉलर के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया था। समीक्षाधीन सप्ताह में विदेशी नकदी परिसंपत्ति 2 अरब 61 करोड़ 80 लाख डॉलर बढ़कर 4 खरब 94 अरब 16 करोड़ 80 लाख डॉलर पर पहुंच गई। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार समीक्षाधीन सप्ताह में स्वर्ण भंडार 33 करोड़ 10 लाख डॉलर घटकर 37 अरब 26 करोड़ डॉलर रह गया। कोविड-19 महामारी की वजह से कारोबारियों और आम लोगों को बैंक ऋणों की अदायगी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई मोहलत को 31 अगस्त से आगे बढ़ाए जाने की कोई संभावना नहीं है। रिजर्व बैंक ने 1 मार्च 2020 से 6 महीने के लिए ऋण के भुगतान में मोहलत देने की घोषणा की थी, ताकि जिन कारोबारियों और ग्राहकों ने बैंकों से उधार लिया है, उन्हें कोविड-19 की वजह से आ रही समस्याओं से निपटने में मदद मिल सके। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। अगस्त की शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक ने तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए मौजूदा प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क के भीतर कोविड-19 संबंधित तनाव के लिए एक विशेष रेजोल्यूशन विंडो की घोषणा की थी।
यह जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और व्यवसायों के लिए टिकाऊ राहत प्रदान करने के साथ साथ कोविड-19 महामारी से प्रभावित व्यक्तियों को आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के बीच एक संतुलन बनाता है। इसके तहत संकल्प 31 दिसंबर 2020 तक लागू किया जा सकता है और उधार देने वाले संस्थाओं को संबंधित मामलों में शीघ्र आवाहन के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। सोनाली घड़ियाल पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने हाल में कहा है कि ऋणों की अदायगी के लिए दी गई मोहलत अस्थायी उपाय है और महामारी की वजह से जो लोग ऋण चुकता करने में परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उन्हें इसके समाधान के लिए घोषित किए जाने वाले उपायों से राहत मिल सकती है। सरकार ने घरेलू उड़ानों में डिब्बाबंद नाश्ता, लंच तथा पेय पदार्थ और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में गर्म भोजन परोसने की अनुमति दे दी है। नागर विमानन के महानिदेशालय ने बताया कि उड़ान के दौरान अगर कोई यात्री मास्क नहीं पहनता है तो उसे नो फ्लाई सूची में डाला जा सकता है। सरकार ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पर सोचती हूँ कभी कभी कब तक रहेंगी ये खुशियाँ बनी। अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का फासला ताकि मुन्ने की हो सही देखरेख और तुम दोनों रहो सेहतमंद। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है आयुसीडी। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर बाद में कभी भी अपना सकते हैं। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर। माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? यही तो खूबी है इस योजना की। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी तो बताया था। लो तुम भी सुन लो। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी सीएससी केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव शहर हो या गांव। खुजली झटपट दूर करे, जालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। सरकार ने छोटे शहरों में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए चुनौती प्रतियोगिता शुरू की। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के जम्मू, कटरा और सांबा में 3 बांस क्लस्टर विकसित करेगी। झारखंड सरकार ने कोरोना कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर वर्ष 2020 के राष्ट्रीय खेल और साहसिक कार्य पुरस्कार प्रदान करेंगे और अगस्त में पिछले 44 वर्षों में सर्वाधिक बारिश दर्ज की गई। देश में कोविड-19 महामारी के रोगियों के स्वस्थ होने की दर 76.28% हो गई है। पिछले एक दिन में 60,000 से अधिक रोगी ठीक हुए। देश में अब तक ठीक हुए लोगों की कुल संख्या 25,83,000 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्वस्थ हो रहे लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी से इलाज करा रहे रोगियों की संख्या में भी कमी आई है और देश में वर्तमान संक्रमित मरीजों की संख्या कुल मरीजों का 21.93% है। इस समय कोरोना महामारी से होने वाली मौत की दर 1.83% है, जो दुनिया में सबसे कम है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों में कुल 9 लाख से अधिक परीक्षण कराए गए। देश में अब तक 3 करोड़ 94 लाख से अधिक परीक्षण किए जा चुके हैं। दिल्ली में बीते एक दिन में कोरोना संक्रमण के 1,808 नए मरीजों का पता चला। राजधानी में संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 1,69,000 से अधिक हो गई है। अब तक 1,51,473 व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं।
राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 4,389 हो गई। बिहार में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 86% हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से 9% से अधिक है। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण से रिकवरी के मामले में बिहार देश में अब दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 2,749 लोगों ने कोरोना को मात दी है। इसके साथ ही ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 1,12,445 हो गई है। वहीं कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,30,848 हो गई है। पटना और भागलपुर में 100 से अधिक नए संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। पटना में सबसे अधिक 299, जबकि भागलपुर में 121 नए संक्रमित मिले हैं। 17,728 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। कोरोना के कारण अब तक 674 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पटना में आज से बिग बाजार खुल जाएंगे। मॉल को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। कोविड-19 महामारी के फैलाव को रोकने के लिए झारखंड सरकार ने कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि इस तरह के कंटेनमेंट क्षेत्रों में प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी आर्थिक गतिविधियां करने की छूट होगी। इस दौरान सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद और मनोरंजन संबंधी शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों और समारोहों के आयोजन पर रोक होगी। स्कूल, कॉलेज तथा प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। इसी तरह स्विमिंग पूल, जिम, सिनेमा हॉल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, सभी कक्ष तथा इसी तरह के स्थानों को भी बंद रखा जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में गांदरबल के जिला अधिकारी ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए 5 सितंबर तक बाजार बंद रखने और वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। जिले में पूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया है। इस दौरान केवल आपात चिकित्सा के लिए लॉकडाउन से छूट दी जाएगी। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार सुधार दर्ज किया जा रहा है और स्वस्थ होने की दर में बढ़ोतरी हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 1,252 नए मामले सामने आने के बाद कोविड-19 मामलों की संख्या बढ़कर 59,433 हो गई है। एक दिन में 17 मरीजों की मौत के साथ ही मरने वालों का आंकड़ा भी 1,323 तक पहुंच गया है। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 45,396 हो गई है। कल भी अस्पतालों से 943 कोरोना वायरस रोगियों को ठीक होने के बाद छुट्टी दी गई। प्रदेश में अब 12,714 सक्रिय मामले हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में अब प्रतिदिन कोरोना परीक्षणों की संख्या 25,000 के करीब पहुंच गई है। वहीं प्रदेश में अब तक 13 लाख परीक्षण हो चुके हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। महाराष्ट्र में कोरोना के 14,361 नए मामले दर्ज होने से संक्रमण के कुल मामले 7,47,955 हो गए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कल 331 व्यक्तियों के संक्रमण से दम तोड़ देने से मृतकों की संख्या 23,775 हो गई है। 11,607 व्यक्तियों को संक्रमण मुक्त होने पर अस्पतालों से छुट्टी दी गई, जिससे बीमारी से उबरने वाले मरीजों की संख्या 5,43,170 हो गई। राजधानी मुंबई में संक्रमित लोगों की संख्या 1,42,108 और मृतकों का आंकड़ा 7,565 पहुंच गया। कर्नाटक में कल 8,960 लोगों में कोविड की पुष्टि हुई। राज्य में कोविड से संक्रमित लोगों की संख्या 3,18,752 हो गई है। राज्य के विभिन्न अस्पतालों से 7,464 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। अब तक 2,27,018 मरीज कोविड से स्वस्थ हो चुके हैं। कल कोविड से 137 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 5,368 हो गई है। राज्य में कल 64,226 लोगों की कोविड जांच की गई। अब तक 27,13,034 लोगों की कोविड जांच की जा चुकी है। तमिलनाडु में कन्याकुमारी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के सांसद एच वसंत कुमार का कल शाम चेन्नई में कोविड-19 महामारी से निधन हो गया। वे 70 साल के थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, मुख्यमंत्री ई पलनीसामी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और डीएमके पार्टी के नेता एमके स्टालिन ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री आज महामारी के कारण लगाई गई पाबंदियों में ढील देने के बारे में जिला कलेक्टरों और चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ परामर्श करने वाले हैं। एक रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री ने जिला स्तर की समीक्षा बैठक में कहा कि पूर्णबंदी के बारे में आगे की रणनीति जिलाधिकारियों तथा राज्य के स्वास्थ्य विशेषज्ञों से विचार विमर्श के बाद तय की जाएगी। यह महत्वपूर्ण बातचीत आज होने की संभावना है, जिसमें जिलाधिकारियों तथा विशेषज्ञों की राय और उनसे मिली जानकारी जुटाई जाएगी। राज्य में करीब 53,000 सक्रिय मामले हैं। राज्य में स्वस्थ होने की दर में भी वृद्धि हुई है। बैठक में संक्रमितों की संख्या कम करने और मृत्यु दर में कमी लाने के तरीकों पर भी चर्चा की जाएगी। अनलॉक के दिशा निर्देशों के आधार पर पहले की छूट दी गई थी। चेन्नई से जय सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशिभूषण त्रिपाठी। गैर भाजपा शासित राज्यों के 6 मंत्रियों ने उच्चतम न्यायालय में एक पुनर्विचार याचिका दाखिल की है, जिसमें शीर्ष अदालत के 17 अगस्त के फैसले को चुनौती दी गई है। इस फैसले में न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट और जेईई की परीक्षा सितंबर में कराने की अनुमति दी थी। पुनर्विचार याचिका में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय ने अपने 17 अगस्त के फैसले में नीट और जेईई की परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा और परीक्षा आयोजित कराने में होने वाली कठिनाइयों के बारे में विचार नहीं किया। मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट 13 सितंबर को और शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए जेईई 1 सितंबर से 6 सितंबर तक आयोजित होनी है। मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि वो परीक्षा प्रक्रिया पूरा करेगी और 30 सितंबर से पहले विश्वविद्यालय की अंतिम वर्ष परीक्षा के परिणाम घोषित करेगी। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव अनुपम राजन ने बताया कि परीक्षाओं को लेकर उनकी तैयारी पहले से ही चल रही है और वे प्रक्रिया को पूरा करने के साथ 30 सितंबर से पहले परीक्षा परिणाम भी घोषित कर देंगे। महाराष्ट्र उच्चतर और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने कहा है कि राज्य सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करती है और परीक्षाएं आयोजित करने पर विश्वविद्यालय के कुलपतियों से विचार विमर्श के बाद कोई निर्णय लेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से वर्ष 2020 के राष्ट्रीय खेल और साहसिक कार्य पुरस्कार प्रदान करेंगे। श्री कोविंद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान करेंगे। खेल मंत्री किरेन रिजिजू, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र ध्रुव बत्रा और अन्य गणमान्य व्यक्ति नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इस समारोह में शामिल होंगे। खेल मंत्रालय ने बताया है कि लगभग 65 पुरस्कार विजेताओं के समारोह में हिस्सा लेने की संभावना है। ये समारोह सुबह 11 बजे शुरू होगा और इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन और सरकार के वेबकास्ट पोर्टल पर किया जाएगा। एथलेटिक्स के जाने माने कोच पुरुषोत्तम रॉय का कल बेंगलुरु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उन्हें आज लाइफ टाइम श्रेणी में प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाना था। वे 79 साल के थे। श्री रॉय ने कई जाने माने खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया। भारतीय एथलीट संघ के अध्यक्ष आदिले सुमरीवाला ने कहा कि ये एक दुखद घटना है और उन्हें इससे सबसे बड़ा दुख हुआ है। साप्ताहिकी समाचार पत्रिका कार्यक्रम संस्कृत साप्ताहिकी आज सुबह 11:20 पर आकाशवाणी से प्रसारित नहीं की जाएगी। आज राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह के सीधे प्रसारण के कारण ये कार्यक्रम रद्द किया गया है। युवा और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने आज हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। यह दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्री रिजिजू ने ट्वीट में कहा कि मेजर ध्यानचंद एक महान खिलाड़ी थे, जिन्होंने हॉकी के प्रति अपने समर्पण और कौशल के प्रदर्शन से भारत को विश्व में सम्मान दिलाया। वर्ष 2021 के पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन 15 सितंबर तक जारी रहेगा। 2021 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित होने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन 1 मई से चल रहा है। गृह मंत्रालय के अनुसार इन पुरस्कारों के लिए पद्म पुरस्कार पोर्टल पर केवल ऑनलाइन नामांकन स्वीकार किए जा रहे हैं। पद्म पुरस्कारों में पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जो देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं। भारत में पिछले 4 दशकों से अधिक समय में इस वर्ष अगस्त महीने में सबसे अधिक वर्षा हुई है। अब तक देश में 296.2 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है। अगस्त में अब तक 25% अधिक वर्षा हुई है, जो कि 44 वर्षों में सामान्य से सबसे अधिक है। मौसम विभाग ने इस महीने के अंत तक भारी से बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान लगाया है। और अब एक नजर आज के मौसम पर।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने और सामान्य वर्षा होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पश्चिम की बात करें तो मुंबई में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। चलें चेन्नई, तो चेन्नई में बादल छाए रहेंगे, तापमान 25 और 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूरब की बात करें तो कोलकाता में भी आमतौर पर बदली छाई रहेगी, कुछ स्थानों पर वर्षा होने या तेज हवाएं चलने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं उत्तर भारत में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में भी गरज के साथ आंधी वर्षा की संभावना है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। श्रीनगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। गिलगित में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, तापमान 17 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। वहीं मुजफ्फराबाद में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, तापमान 21 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्वोत्तर की बात करें तो गुवाहाटी में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, एक या दो स्थानों पर गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। तापमान 26 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से अलका सिंह। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsoneir.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। सुनिए संस्कृत जगत से जुड़ी हुई विभिन्न गतिविधियों के साथ आकाशवाणी द्वारा प्रसारित विशेष कार्यक्रम संस्कृत साप्ताहिकी। और आनंद, अब बताएं आज के समाचार पत्रों की क्या खास सुर्खियां हैं। जी हां सिद्धार्थ, आज सभी अखबारों ने विद्यार्थियों की अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने और बिना परीक्षा डिग्री न देने के उच्चतम न्यायालय के फैसले को सुर्खियों में दिया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, बिना फाइनल एग्जाम दिए नहीं मिलेगी डिग्री। हिंदुस्तान के शब्द हैं, बिना परीक्षा प्रोन्नत नहीं होंगे अंतिम वर्ष के छात्र। बकौल दैनिक जागरण, बिना परीक्षा डिग्री नहीं, अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने के यूजीसी के फैसले पर सुप्रीम मुहर। दैनिक भास्कर लिखता है, बिना परीक्षा प्रमोशन नहीं, फाइनल ईयर छात्रों को परीक्षा देनी ही होगी। हरिभूमि के शब्द हैं, 30 सितंबर तक हर हाल में करानी होंगी यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर की परीक्षाएं। नीट और जेईई की परीक्षाएं कराने के विरोध में गैर भाजपा शासित राज्यों के 6 मंत्रियों की उच्चतम न्यायालय में दायर पुनर्विचार याचिका पर अमर उजाला के शब्द हैं, 6 राज्य पहुंचे सुप्रीम कोर्ट तो 12 ने किया परीक्षा का समर्थन। दैनिक भास्कर लिखता है, नीट जेईई टलवाने गैर भाजपा राज्यों के 6 मंत्री सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। बकौल नवभारत टाइम्स, जेईई नीट के खिलाफ 6 राज्य कोर्ट में। बिना वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र के चल रहे वाहनों के पंजीकरण को रद्द करने के उच्चतम न्यायालय के फैसले को राष्ट्रीय सहारा ने बॉक्स में दिया है। पत्र लिखता है, प्रदूषण सर्टिफिकेट के बिना चल रहे वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा। कोरोना प्रोटोकॉल में सरकार द्वारा विमानन कंपनियों को नई गाइडलाइन जारी किए जाने पर नवभारत टाइम्स लिखता है, फ्लाइट में अब पैक किया खाना देने का फैसला। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, मास्क नहीं पहनने वाले यात्री पर प्रतिबंध लगा सकती हैं कंपनियां। अमर उजाला के शब्द हैं, विमान में मिलेगा खाना, मास्क न पहनने पर यात्री की उड़ान पर रोक। हरिभूमि लिखता है, मास्क न पहनने वालों को डाला जाएगा नो फ्लाई सूची में। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का, माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर, माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? यही तो खूबी है इस योजना की। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी तो बताया था, लो तुम भी सुन लो। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। सरकार ने छोटे शहरों में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए चुनौती प्रतियोगिता शुरू की। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के जम्मू, कटरा और सांबा में 3 बांस क्लस्टर विकसित करेगी।
झारखंड सरकार ने कोरोना कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर वर्ष 2020 के राष्ट्रीय खेल और साहसिक कार्य पुरस्कार प्रदान करेंगे। और अगस्त में पिछले 44 वर्षों में सर्वाधिक बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।